ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड आज हम शुरू करने वाले सोगा सबसे 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 अलग चैप्टर है आपके बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर, इसका जो यूनिट 1 है ना, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपको 100% कॉन्सेप्चुअली सबसे कम टाइम में कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो सर, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बेसिकली हमको बताने क्या वाला है, इसमें हमें क्या करना है, यूनिट वाइज चलेंगे सर। सबसे पहले खत्म करने वाला यूनिट 1 मॉड्यूल से कवरेज रहेगा, ताकि जो भी जहां पे जैसे भी बैठा हो वो शुरू कर सकता है मेरे साथ सीधा इसको पढ़ना। सर, सबसे पहले हमको दो नाम यहाँ पे दिखते हैं सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दो नाम दिखते हैं, सेल और गुड्स। तो हमें पढ़ना है सर गुड्स होता क्या है, और हमको पढ़ना है सर सेल क्या होता है। 1930 का है, ब्रिटिश एम्पायर टाइम का एक्ट है सर, इसलिए काफी चीजें लग सकती है। क्या है सर? इलॉजिकल है, पुरानी है। जब आएगा तो बताऊंगा मैं कि ये पुराना लगता है, इलॉजिकल लगता है। सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सीधा आना है सर यहाँ पे डेफिनेशन पे, बाकी सारी चीजें अपने लिए रेलेवेंट नहीं। ऊपर का ज्ञान जो है ना, वो उनके लिए होता है जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। अपने लिए हमको रेलेवेंट क्या है सर? सीधा डेफिनेशन से सीधा आएंगे सर। सबसे पहले बायर, बायर होता कौन है? आप जब मार्केट में जाके कोई चीज परचेस करते हो, आप जब मार्केट में जाके कोई चीज परचेस करते हो सर, तो आपको कहा जाता है बायर। अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि सर, क्या बायर मतलब वही होता है जो जैसे हम जैसे लोग, कंज्यूमर लोग, या बिजनेस भी हो सकता है? तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया नहीं, सिर्फ कहते हैं बायर मतलब वो आदमी, ऐसा पर्सन जो आज के आज कोई गुड खरीदता है, हु बाइज, या फिर तुमको प्रॉमिस करता है, तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करता है, अग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है और कहता है कि सर आज नहीं, आज तो 9 तारीख है, आज नहीं सर, कम इस महीने के एंड में, अगले महीने में मैं आपसे ये गुड्स बाय करूंगा, दैट इज अग्रीज टू बाय गुड्स। तो अगर आप आज खरीदते हो, आप मार्केट में जाके कोई चीज खरीद के उसको पैसा देते हो, तो आप आज खरीद रहे हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, हु बाइज। या फिर आप अग्री कर रहे हो कि हम आगे फ्यूचर में कभी तो भी आपसे गुड्स खरीदेंगे, तो इसको हम कहेंगे सर फ्यूचर टेंस, दैट इज अग्रीज टू बाय गुड्स। जब हम आज के आज बाय करेंगे ना, तो हम हमारे बीच में मतलब बायर और जो हमको बेच रहा है सेलर, इन दोनों के बीच में सर जो होगा उसको आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये फाइनल सेल होगा सर, आपने पैसे दिए, आपको गुड्स मिल गए। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि मैं फ्यूचर में गुड्स खरीदूंगा, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल परसों, एनीथिंग, तो वहां पे आप सेल आज नहीं करोगे, सेल आप करोगे 10 दिन बाद। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल, आज 1 मई 24 है एग्जाम्पल, आज आप बोल रहे हो कि मैं तेरे से 30 मई 24 को गुड्स खरीदूंगा, तो एक्चुअल सेल, एक्चुअल जो सेल होगा ना, ट्रांजेक्शन, ये 30 मई को होने वाला है सर। आज तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो? एक अग्रीमेंट कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई 30 मई को खरीदूंगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है कुछ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज जो आप करोगे ना, उसको हम कहेंगे सर अग्रीमेंट टू सेल। क्या कहेंगे सर हम? अग्रीमेंट टू सेल। जबकि यहाँ पे वर्ड देखो, SELL, यहाँ पे वर्ड है SALE, ठीक है। वैसे ही सर सेलर कौन होता है? जो अगर आज बेचेगा तो कहेंगे हु सेल्स, और अगर फ्यूचर में सेल करने का प्रॉमिस कर रहा है तो अग्रीज टू सेल गुड्स, ठीक है। याद रखना, बायर और सेलर एक दूसरे के बिना जीरो है सर। अगर कोई कुछ बेचना ही नहीं चाहता तो तुम क्या बाय करोगे? अगर कोई कुछ बेचना ही नहीं चाहता तो तुम क्या ही बाय करोगे? कुछ भी बाय नहीं कर पाओगे, कुछ भी बाय नहीं कर पाओगे। और इसीलिए इसीलिए मैं कहूंगा ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई है, यानी क्या है सर? बायर एंड सेलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किसी भी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में यही दो पार्टीज होनी चाहिए सर, समझ गए? तो चलिए आगे चलेंगे सर। फिर सर गुड्स का क्या मतलब होता है? बाकी तो हमको दुनिया की बातें पता नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है गुड्स यानी हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो आप यहां से उठा के यहाँ पे रख सकते हो, जिसको एक से दूसरे को हम दे सकते हैं उठा के, देख, जरूरी नहीं ये दिख जाए, दिखे। वापस बताता हूं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कोई फ्लैट, क्या ये चीजें आप किसी को बेचते वक्त इसकी जगह बदल सकते हो? नहीं। ये जो चीजें है ना, अर्थ को, धरती को अटैच्ड है सर, इसको कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है? इमूवेबल। ये सारी चीजें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स होती नहीं।
तो सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स कहता है हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें लैंड वैंड तो आएगा नहीं, तो हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। इतना ही नहीं सर, कुछ दो चीजें इसमें नहीं आएंगी। कौन सी? अब तो मैं करेंसी नोट भी तुमको देता हूं, करेंसी नोट भी तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मैं तेरे को 100 की नोट देता हूं, तू मुझे 200 की नोट देता है, तो सर क्या ये इसमें आएगा? क्या इसमें आएगा? तो पहली चीज, मनी इसमें नहीं आएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी में पहली चीज जो नहीं आएगी वो आएगी मनी। और दूसरा होगा, अगर आपको किसी से कुछ पैसा लेना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेट, किसी से पैसा लेना है, लेकिन ये डेट है ना एक्शनेबल हो गया। एक्शनेबल का मतलब है सर, जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, कोई लीगल सूट नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक पैसा नहीं आना। सर मतलब जैसे आपका कोई डेटर है जिससे आपको पैसा लेना है, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो कोर्ट ने क्या बोला, सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल तक आप उससे पैसा मांग सकते हो। और अगर वो नहीं देता है तो सूट यानी केस फाइल कर सकते हो। 3 साल तक ही ये रहेगा। 3 साल के बाद अगर 3 साल तक ये पैसा नहीं देता है और आपने केस फाइल नहीं करी, तो 3 साल के बाद इस क्लेम को हम कहेंगे डिबार्ड, या फिर हम कहेंगे बार्ड बाय लिमिटेशन। मतलब क्या सर, इसके बाद अगर आपको पैसा चाहिए ना, तो उससे मांगो, वो देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कोर्ट तो कुछ नहीं करेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे तुमको गधे, तुमको 3 साल का टाइम दिया। जिस दिन तुझे समझा कि ये डेटर पैसा नहीं दे रहा है, तब से तुझे 3 साल का टाइम दिया। तू 3 साल में केस नहीं फाइल कर सकता था? 3 साल के अंदर केस फाइल करो, नहीं तो उसके बाद ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो देखो, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, जैसे कि ये बताया ना मैंने, केस फाइल करना, तब तक वो डेट रिकवर नहीं होगा। इसको कहा जाता है सर एक्शनेबल क्लेम। सर क्या इसको डिटेल में समझना जरूरी है? पहली चीज, इसके ऊपर तो कभी सवाल आता नहीं। और दूसरी चीज, इसके बारे में इधर लिखा है, इसके बाद वापस कभी कुछ लिखा नहीं। तो पहली चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी वो मनी है। दूसरी चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आने वाली सर, वो होगा एक्शनेबल क्लेम्स। क्या नहीं आएगा? एक्शनेबल क्लेम्स। लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफिकली हम बोलते हैं आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है शेयर्स। एक शेयर आएगा। जब आप मल्टीपल शेयर्स को क्लब कर देते हो तो उसे स्टॉक कहते हैं, तो सर स्टॉक भी इसमें आएगा। इतना ही नहीं सर, अगर आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हो कि देख भाई, ये मेरी एक लैंड है, इस लैंड पे मैं एक एप्पल एप्पल का ट्री लगा रहा हूं, कुछ मैंने ऑनियंस लगाए हैं, कुछ ग्रास में उगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी तक ये चीजें उगी नहीं है पूरी, अभी तक ये चीजें पूरी ग्रो नहीं हुई है। मैं तुझे आज ही तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं क्या, कि जैसे ही ये चीजें ग्रो हो जाएगी, मैं इसको यहां से काट के, मतलब इसको सेपरेट करके, इसको सीवियर यानी काट के तेरे को सेल कर दूंगा। आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फ्यूचर में उन चीजों के बारे में जो लैंड पे उगने वाली है, और आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि कल काटने के बाद, कल सेपरेट करने के बाद तेरे को बेचूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पे आएगा। प्लीज दूसरी चीजें मत सोचो कि सर मतलब अगर उसने डिसाइड किया नहीं काटेंगे तो, अगर प्लीज 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 उधर मत जाना। अगर आप वैसे जाने लगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे सर माइंड में। तो सिर्फ याद रखना सर, अगर कोई क्रॉप्स है, कोई ग्रास है जो ग्रोइंग है, ग्रो नहीं हुए अभी तक, जो लैंड का पार्ट है, और आप पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो किसी के साथ कि जब भी ये उग जाएंगे, जब ये ग्रो हो जाएंगे, तो हम इसको सीवी या सेपरेट करके आपको बेचेंगे। आज सेल नहीं हो रहा है सर, जब सेपरेट करेंगे तब बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे। तो इसको कहेंगे सर हम कि ये चीज है, ये जो ग्रास है अग्री टू बी सेवियर्ड सेपरेटेड, ठीक है, इसको हम कहेंगे सर मूवेबल प्रॉपर्टी। दैट्स इट, दैट्स इट। दूसरी चीज सर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूंगा, आपके पापा ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट अगर करी, तो बैंक उनको देगा फिक्स डिपॉजिट रिसिट। तो ये फिक्स डिपॉजिट रिसिट भी गुड्स में आता है, एफ डी आर। फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स भी गुड्स के डेफिनेशन में सर आता है। आगे चलेंगे, आगे क्या लिखता है सर, ओके। गुड्स का मतलब सर, मैंने क्या यहाँ पे ऐसा बोला, गुड्स का मतलब है कि सिर्फ वही चीजें जो जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो। क्या मैंने ऐसा बोला? बताओ, क्या मैंने ऐसे बोला कि वही चीजें जिनको आप हाथ लगा सकते हो? बताओ बताओ बताओ, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई। तो सर गुड्स टेंजिबल, टेंजिबल माने जिसको आप देख सकते हो, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। या फिर गुड्स हो सकते हैं सर इनटेंजिबल,
इंटेंजिबल कैसे सर? विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट फील, बट जिनकी वैल्यू है। जैसे आपने बहुत बार प्राउडली पढ़ा होगा सर, गुडविल, बिजनेस की इज्जत इन टर्म्स ऑफ मार्केट मनी, गुडविल। पेटेंट, मैंने मेरे नोट्स बनाए, उसका मैंने गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया, कॉपीराइट। ये सब चीजें क्या है सर? देख तो नहीं सकते, लेकिन ये इनको मैं बेच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बुक टैक्समैन वाले छाप दे, तो मैं कॉपीराइट अपना बेच सकता हूँ उनको। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुड्स, क्योंकि ये मूवेबल है ना। जब तक कोई चीज मूवेबल है वो गुड्स में आएगी, एक्सेप्ट दो चीजें, मनी नहीं आएगा और एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे। तो शेयर आएगा, शेयर का इकट्ठा करके स्टॉक आएगा, फिर ग्रास वगैरह है विच इज टू बी सीवियर्ड वगैरह, वो वाला आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट रिसिट्स आ जाएगा, टेंजिबल या इंटेंजिबल चीजें भी इसमें आ जाएगी। तो देखो सही से लिखा है यहाँ पे। अब चलेंगे सर, गुड्स के टाइप देखेंगे, गुड्स के बारे में समझ लिया, गुड्स के टाइप देखेंगे। सबसे पहला होता है एग्जिस्टिंग, दूसरा होता है फ्यूचर, तीसरा होता है कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स माने वो गुड्स जो आज बन के पड़े हुए हैं, मैंने मैन्युफैक्चर कर चुका हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग को करके ये मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस, मेरे फैक्ट्री में पड़े हैं। ये अभी ऐसा नहीं कि इनको बनाना बाकी है, ये बने हैं, बन के पड़े हैं मेरे पास। इनको कहा जाता है सर एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या कहा जाता है इनको? एग्जिस्टिंग गुड्स। तो जिस वक्त, जिस मोमेंट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा हूं, यानी क्या, एक बायर और एक सेलर एक दूसरे के बीच में रिलेशन बना रहे हैं सेलिंग का, उस मोमेंट पे, उस टाइम पे जो गुड्स एग्जिस्टेंस में है, जीवित है, गोडाउन में पड़े हुए हैं, इनको कहा जाता है सर एग्जिस्टिंग गुड्स। यानी क्या, या तो सेलर इनको ओन करता है, मतलब जो मैं बेचने वाला हूं आपको, मैं इसको ओन करता हूं, या ये मेरे पोजीशन में है, या फिर अगर मैं किसी से खरीद के तुमको बेचने वाला हूं तो मैंने वो खरीद चुका हूं, मैं, मेरे पास है वो चीजें। तो दिस इज कॉल्ड आर एग्जिस्टिंग गुड्स। अब सर एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तीन टाइप बनेंगे। एक, आप मुझे बोल रहे हो सर आपकी वेंटो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लीजिए MH47 XY3333, मुझे सेल कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास चार पांच गाड़ियां, उसमें से स्पेसिफिक गाड़ी बता रहा हूं कौन सी आप खरीदोगे, कौन सी मैं बेचने वाला हूं। इसे कहा जाता है सर स्पेसिफिक गुड्स। मतलब क्या, सारा डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन सब डिटेल में है, और आपको मैं दूसरी वेंटो कार नहीं दे सकता, यही कार देनी पड़ेगी। जीवित है गाड़ी, आज आज है मेरे पास, ठीक है, और उसमें भी वो स्पेसिफिक मैंने बताया। दूसरा होता है सर असर्टेंट। सर्टेन गुड्स यानी क्या, आप बोल रहे हो सर मुझे ना 10 किलोज ऑफ कॉटन दे दो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 बेल्स होता है लेकिन किलोज मान ली कॉटन। अब मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है मान लीजिए 100 किलो। तो मैं क्या करता हूँ, आपने बोला ना 10 किलो आपको चाहिए, तो इस 100 किलो में से ये जो मेरा गोडाउन है, यहाँ पे सब 100 किलो पड़ा हुआ है यहाँ पे पूरा, तो यहाँ से 10 किलो में निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ अलग से, और बोलता हूँ ये 10 किलो को कोई बेचेगा नहीं, यहाँ ये मैंने बेचा हुआ है मेरे दोस्त को। तो इसको कहा जाता है सर असर्टेन गुड्स। सब सिमिलर है, देखो ये और ये सिमिलर है, अगर मिक्स भी हो गए तो भी अलग निकाल सकते हो, लेकिन मैंने अलग से निकाल के रखे, इसको कहा जाता है सर असर्टेन। तीसरा होता है, मेरे यहाँ पे गोडाउन में सब में पूरे 100 किलो पड़े हुए हैं। तूने क्या बोला कि सर मुझे ना 10 किलो चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, जब तू आएगा ना तो मैं तेरे को इसमें से निकाल के दे दूंगा 10 किलो। तो क्या मैंने आज निकाले? क्या मैंने इनको साइड में करके रखा? नहीं। तो इनको कहेंगे सर अनअसर्टेन। क्या कहेंगे? अनअसर्टेन। असर्टेन का अपोजिट अनअसर्टेन। बहुत आसान है सर। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो आपने आइडेंटिफाई करे और अग्री किया है अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस दिन सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उस दिन अग्री किया कि हम इसको बेचेंगे और इसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है सर। तो देखिए सर, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S7 एज फोन, वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 किलो, ये सब चीजें, जैसे वेंटो कार विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको कहा जाता है सर स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा होता है सर अनसर्टेन। असर्टेन गुड्स क्या होता है कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक गुड्स में दो वर्ड्स थे, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। आइडेंटिफाइड मतलब क्या, मैंने तेरे को गाड़ी बताई, देख ये वाली है, और तूने बोला हाँ यही चाहिए, तो दोनों आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, दोनों चीजें बन जाएगी तो बन जाएंगे स्पेसिफिक गुड्स। एक चीज हटा लो, अग्रीड अपॉन मतलब क्या, तूने बोला ना 10 किलो तुझे कॉटन चाहिए, तो मैंने वहीं पे 10 किलो निकाल के रखा। इसको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये 10 किलो को, क्यों सर? क्योंकि ये तो एक बल्क है पूरा, 100 किलो में 10 किलो कॉटन कौन सा, ये निकालना डिफिकल्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने उसको निकाल के रखा, तो मैंने आइडेंटिफाई तो किया है सर।
लेकिन अग्रीड अपॉन नहीं। अग्रीड अपॉन मतलब तुम देख के बता नहीं सकते कि ये 10 किलो और वो बाकी के 90 किलो में क्या डिफरेंस है। तो सर्टेन गुड्स मतलब जो हमने आइडेंटिफाई किए फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। अब देखिए असर्टेन गुड्स कब यूज किया जाता है सर, जब क्या है, जैसे स्पेसिफिक गुड जैसा ही है, लेकिन क्या होता है जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, लार्ज क्वांटिटी है, उसमें से आप कोई स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक क्वांटिटी निकाल के रखते हो अलग से, तो दैट इज कॉल्ड एज असर्टेन गुड्स। एग्जांपल पढ़ लीजिए वही है। नेक्स्ट कम सर अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब ना इसको आपने आइडेंटिफाई किया है, ना आपने इसको सर्टेन या फिर क्या बोलते हैं इसको आइडेंटिफाई भी नहीं किया, और अग्रीड तो दूर की बात होगी। जैसे गोडाउन में 100 किलो कॉटन पड़ा है, तुमको 10 किलो चाहिए ना, जब तुम आओगे तो मैं तुमको डायरेक्टली जो माल रहेगा उसमें से 10 किलो दे दूंगा। अनसर्टेन, इसको कहा जाता है अनसर्टेन। तो सिर्फ आपको बताया जाएगा कि जो कॉटन आपको मैं दूंगा ना वो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, और उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो 95% रहेगी। बस आपको मैं डिस्क्रिप्शन देके रहूंगा, तो जब आप आओगे मेरे पास जो माल पड़ा रहेगा उसमें से जो इसको मैच करेगा वो आपको दे दूंगा। इसको कहते हैं सर अनसर्टेन गुड्स। तो ये तो तीनों हो गए, ए बी सी, सर्टेन अनसर्टेन एंड स्पेसिफिक हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स का पार्ट, के आज जीवित है, आज है वो गुड्स, मैं उनको निकाल रहा नहीं निकाल रहा, आइडेंटिफाई अग्रीड वो कर रहा हूँ। दूसरा आता है सर कोई गुड्स आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं, जीवित ही नहीं है, जिसको आप कहोगे सर फ्यूचर गुड्स। मतलब क्या, हम इसको बनाएंगे, अभी तक बना नहीं है। आपने बोला मुझे ऐसा ऐसा बिल्डिंग बांध के दो, आपने बोला मुझे ऐसा ऐसा घर बांध के दो, आपने बोला मुझे ये गाड़ी मॉडिफाई करके दो, दीज आर फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स मतलब जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस और एक्वायर्ड होंगे बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज होगा, लेकिन उसको हम बनाएंगे बाद में, गुड्स को बनाएंगे बाद में। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। क्यों सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट टू सेल। क्यों, क्योंकि ये गुड्स एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो आज तो तुम एनीवेज चाहोगी तो भी आज तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते सर, क्योंकि वो गुड्स है ही नहीं। आज तो तुम हमेशा क्या करोगे, अग्रीमेंट टू सेल के फ्यूचर में बेचूंगा, फ्यूचर में बेचूंगा। देखो ना आप वो कैसे बेच सकते हो जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ऑलवेज एंड क्या बोलते हैं उसको किधर गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट टाइप आ जाता है सर कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनका एक्विजिशन, जिनका परचेज डिपेंड करता है कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के लिए ऊपर। अब जैसे ए नाम का एक आदमी है, बी को बोलता है देख भाई मैं तुझे एक है ना एंटीक बेचना चाहता हूँ, एंटीक, ये इसकी कीमत है मार्केट में $10,000 की, मैं तुझे बेचूंगा अगर मुझे ये मिलती है, अगर मैं इसको परचेस कर पाता हूं ना, या मुझे ये मिलती कहीं से, तो ही मैं तुझे बेच पाऊंगा। तो पहली चीज तो ये फ्यूचर गुड्स है, ऐसा लग तो रहा है क्योंकि अभी तक एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। तो जिन्होंने कहा फ्यूचर गुड्स है वो सब गलत है सर, ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, कहीं ना कहीं ये एंटिक जरूर है, सिर्फ मुझे मिलेगी कि नहीं इस पे डिपेंड करता है। तो देखो अगर मुझे मिला तो तुमको बेचूंगा, नहीं मिला तो तुमको नहीं बेच पाऊंगा, दैट्स इट, बेसिक है। इसको कहा जाता है सर कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ना हम दोनों के बीच में, ये तभी हो पाएगा अगर कोई एक्स वाई जेड कंटिंजेंट कंडीशन, एक्स वाई जेड अनसर्टन कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो देखिए सर एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन एन अनसर्टन कंटिंजेंसी या फिर अनसर्टन इवेंट कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। ये केस में भी सर अग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा, कभी भी नॉर्मल सेल ही सेल नहीं बनेगा। सेल तो प्रेजेंट टेंस में होता है, जो चीज है ही नहीं आपके पास आज, जब आप लाने वाले हो वो चीज तो बेच पाओगे, तो अग्रीमेंट टू सेल। आगे सर, आगे सर डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है जो सेलर है ना वो अपने मर्जी से अपने गुड्स बायर को ट्रांसफर करेगा, मतलब इसका पोजीशन, इसकी जो पकड़ है वो इसके हाथ में दे देगा और बोलेगा आप ये गुड्स तेरे, देखो संभाल। तो यार डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर डिलीवरी के टाइप्स, डिलीवरी के फॉर्म्स अगर आपको बताने रहेंगे तो एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, मतलब मैं या मेरा एजेंट मेरे गुड्स लेगा और आपके हाथ में थमा देगा, फिजिकली डिलीवर करेगा। व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा होता है सर कंस्ट्रक्टिव, तीसरा होता है सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, देखिए पहले सिंबॉलिक बता देता हूँ। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में क्या होता है ना, हम कोई स्पेसिफिक सिंबल, जैसे मान लीजिए कि ए बोलता है मुझे तेरी वेंटो कार पसंद है, बी को मुझे बेच दे, तो बी बोलता है ठीक है ये ले गाड़ी की चाबियां तेरे को दे देता है, बी क्या करता है कीज दे देता है ए को। तो देखो सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज, एक कोई स्पेसिफिक चीज ट्रांसफर की बी ने ए को और सेल हो गया, इसे कहते हैं सर सिंबॉलिक डिलीवरी।
समझ रहे हो कि मैंने चाबी दे दी गाड़ी की। दूसरा सर, दूसरा केस सिंबॉलिक नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट, ये तो मैंने आपको बताया अबाउट सिंबॉलिक, अभी तो आपको बताना चाहूंगा अबाउट कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में आप डिलीवरी करते हो विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी। कस्टडी मतलब मेरे हाथ में कोई चीज होना, मैं कस्टडी नहीं चेंज कर रहा हूं फिर भी डिलीवरी होगी। कैसे सर? ये गोडाउन है और ये गोडाउन में ए नाम का आदमी इसको संभालता है, मैं एक सेलर हूं, मेरा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं क्या बोलता हूँ, ए को मैं क्या बोलता हूँ, भाई बी नाम का बायर आएगा ना, उसको सिर्फ ये गुड्स है ना क्या करना पता है, दे देना। तो देखिए हमने क्या किया, या फिर सिर्फ ए को मैंने बोला आज से ये जो अंदर गुड्स पड़े हुए हैं ना ये मेरे नहीं ये इसके हैं। क्या मैंने कोई सिंबल यूज किया, कुछ कीज वीज ट्रांसफर करी? नहीं। कुछ चाबियां दी वेयर हाउस की? नहीं। मैंने सिर्फ क्या करा, जो वेयर हाउस का मैनेजर था उसको बोला आज से ये गुड्स मिस्टर बी के हैं मेरे नहीं। समझ गए? इसको कहते हैं सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ थिंग, एक्चुअल डिलीवरी। और लास्ट तो सिंबॉलिक तो मैंने आपको बता दिया सर। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और ट्रांसफर करना है और कोई टोकन आप दे रहे हो, जैसे कि मैंने बोला ना कीज, किसी डॉक्यूमेंट, जैसे आपको आपका हाउस फ्लैट किसी को बेचना है तो क्या हाउस डिलीवर करते हो, किसी को डिलीवर करते हो बच्चे? नहीं रे, हाउस के सर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो डिलीवर कर देते हैं हम उसको सिर्फ। तो देखो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, सिंबॉलिक डिलीवरी। टाइटल ऑफ टू गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, देखेंगे वाले हम, देखने वाले ये सब चीजें क्या होता है। तो जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती तब हम क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे। ओके, अब देखिए, हाँ आप बोल रहे हो कि मुझे सर कॉटन चाहिए, कितना मैंने बोला, 10 किलो कॉटन चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मेरे वेयर हाउस में 1000 किलोज ऑफ कॉटन पड़ा हुआ बिखरा हुआ, मैंने बोला हाँ जाके ले लेना 10 किलो, कोई चलेगा क्या? तो कहा समेटेगा? तो इसको कहते हैं सर कि मेरा जो गुड है, मेरा जो कॉटन है, जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। डिलीवरेबल स्टेट में मतलब क्या, देखो 10 किलो चाहिए ना तो मैं फोन कर दूंगा मेरे गोडाउन वाले को 10 किलो पैक करके रख, तो एक बॉक्स लेंगे उसमें 10 किलो कॉटन डालेंगे, उसको सेलोटेप मार के पैक करेंगे, जिसको भी दे रहा है उसका नाम उसके ऊपर चिपकाएंगे, लिखेंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सर के इन अ डिलीवरेबल कंडीशन, इन अ डिलीवरेबल स्टेट, के सामने वाला डिलीवरी लेने से नहीं नहीं बोल सकता। ऐसे कंडीशन में गुड्स को रोको कि सामने वाला डिलीवरी लेने से नहीं नहीं बोल सकता, दैट ऐसी कंडीशन में रोको दैट द बायर वुड बाउंड टू टेक द डिलीवरी। तो देखिए एग्जांपल दिया है, ए है टिम्बर यानी लकड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बंडल्स करके रखता है, मतलब अगर 10 लकड़ियां है तो दो दो लकड़ियों को दो थ्रेड से बांध के बंडल्स करता है। तो मलेंगे गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट है और जब भी कोई आएगा लेने को तो वो नहीं नहीं बोल सकता इस चीज को। हाँ उसको नहीं खरीदना तो बात अलग है, डिलीवरी के लिए नहीं नहीं बोल सकता है। अब सर देखिए, जब भी कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है जिसको देख के ये समझता है कि आप ही इसके ओनर हो, जिसको हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ बेरर जैसा कहा था, जैसे कि रेलवे रिसीट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, डॉक वारंट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट, ऑर्डर फॉर डिलीवरी, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। एग्जाम्पल से, जैसे आप शिप में कुछ चीज चढ़ाते हो तो उसको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है, आप ट्रांसपोर्ट के लिए देते हो। आप रेलवे में कुछ चढ़ाते हो ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसको रेलवे रिसीट कहा जाता है। प्लेन में चढ़ाते हो तो उसके लिए वो उसके लिए अलग नाम है। वेयर हाउस में कोई चीज वेयर हाउस से भेज रहे हो कहीं पे तो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर मल्टी मॉडल मतलब कहीं से यहाँ तक बस में जाने वाला है, वहां से शिप से जाने वाला है, वहां से प्लेन से जाने वाला है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट जिसके भी हाथ में रहेगा उसको ओनर माना जाता है सर, ये चीज हमेशा याद रखना। आपने मान लीजिए जैसे कि वो कैसा होता है ना, आप अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो एक ओटीपी आता है आपको, जब तक आप वो ओटीपी देते हो नहीं अमेजोन वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि आप ओनर हो। सेम टू सेम केस ये होती है सर, कि जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपको ओनर नहीं माना जाएगा। ये होता है बेसिकली, होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, दूसरा होता है सर, तो मैंने क्या बोला, एक डॉक्यूमेंट जो जिसके हाथ में है उसको ओनर बना देगा, इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब जिसके हाथ में उसको ओनर बना दो।
अब आपके पापा का जो घर है, उस घर के भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें लिखा हुआ है इस घर के ओनर है मान लीजिए आपके फादर। आपने ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में ले लिए, बताइए क्या आप ओनर हो गए? बिल्कुल भी नहीं सर, पापा ही ओनर रहे। एक शेयर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है मान लीजिए कि मिस्टर ए, तो लिखा हुआ है कि इस शेयर के ओनर, अरे बाप रे कहाँ चला गया, ओ माय गॉड, कि इस शेयर के ओनर है मिस्टर ए। तो आपने मिस्टर ए का शेयर सर्टिफिकेट अपने हाथ में लिया देखने के लिए, तो क्या आप ओनर हो गए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स शोइंग टाइटल। मतलब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ टाइटल बताते, सिर्फ ये बताते कि ओनर कौन है, ये जिसके हाथ में वो मालिक नहीं बनेगा। जबकि ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जिसके हाथ में आप मालिक हो सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दैट्स इट, दैट्स इट सर। तो देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में एग्जांपल देखिए, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल रिसीट डॉक्यूमेंट। तो सर अगर पेपर में अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ नाम आ जाए, एग्जाम्पल को आईएमपी मार्क कर लेना, तो समझ जाना ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जिसके भी हाथ में ये है इट इज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन, और उसको पूर्ण अथॉरिटी रहेगी इस गुड्स को अपनी डिलीवरी में, अपने अपने कस्टडी में लेने की। लेकिन सर दूसरा होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जैसे कि एक शेयर सर्टिफिकेट जो सिर्फ बताएगा कि ओनर कौन है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। ये नहीं बताएगा कि जिसके हाथ में वो ओनर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो चार में से कोई एक भी चीज कर पाएगा उसको हम मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे। मर्केंटाइल एजेंट या तो प्रिंसिपल के नाम पे गुड्स बेच सकता है, मर्केंटाइल एजेंट या तो प्रिंसिपल के नाम पे गुड्स कंसाइन, कंसाइन यानी क्या, किसी को भेज सकता है। मर्केंटाइल एजेंट यानी जो प्रिंसिपल के नाम पे गुड्स बाय कर सकता है, या मर्केंटाइल एजेंट यानी जो प्रिंसिपल के गुड्स किसी के पास गिरवी यानी सिक्योरिटी पे रख के रेज मनी मतलब पैसे उधारी लोन ले सकता है। अगर इन चारों में से कुछ एक भी चीज आप कर दोगे तो आप बन जाओगे मर्केंटाइल एजेंट। क्या बन जाओगे सर? मर्केंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी मतलब क्या सर? प्रॉपर्टी में भी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है सर। प्रॉपर्टी का मतलब पहली चीज होती है ओनरशिप, मालकी, मेरे पास अधिकार है, मैं जो चाहूं इस चीज का करूं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है सर जनरल प्रॉपर्टी, या फिर इसको कहा जाता है जनरल ओनरशिप। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे आपके पापा का फ्लैट, आपके पापा का बंगला, आपके पापा का रो हाउस, जो उनका घर है, ये उनका घर है, इसलिए ये वो घर में कुछ भी करे, उसको बेच सकते हैं, उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, उसमें उसको रेंट से दे सकते हैं, जो वो चाहे कर सकते हैं सर। जब ऐसे अधिकार आ जाते हैं ना सब कुछ करने के, तो वही तो ओनर होता है सर। तो राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स को कहा जाता है जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पापा ने बैंक से लोन लिया, और लोन लिया मान लीजिए 10 lakhs का, और आपका जो घर है उसकी वैल्यूएशन है मान लीजिए 1 करोड़। तो बैंक जो है ना, बैंक बैंक के पास घर गिरवी है। अब ये बैंक का ना इस घर में अगर कल जाके कुछ प्रॉब्लम होता है, घर बेचना पड़ सकता है, तो क्या बैंक पूरा 1 करोड़ अपने पास ले सकती है? क्या बैंक इस घर को किसी को उधार किराए पे दे सकती है? क्या अपने मर्जी से इसको यूज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट 10 लाख का। अगर कल आपके पापा घर बेचते हैं तो 1 करोड़ में से 10 लाख बैंक को देके तो बात खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं सर स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी यानी जिसमें आपका पूर्ण अधिकार है, पूर्ण ओनरशिप है, दैट इज ऑल ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या सर? बेसिकली आपको क्या है सर, सिर्फ उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक छोटी सी चीज का इंटरेस्ट है। किधर गया इसका एग्जांपल देखिए, एक आर्टिकल हम गिरवी प्लेज रखते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है और जनरल प्रॉपर्टी नहीं। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या, सिर्फ 10 लाख का इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। इंटरेस्ट यानी क्या, ओनरशिप, ओनरशिप नहीं कह सकते हम। अगर घर का कुछ हो जाता है तो 10 लाख तक का जो पैसा है वो बैंक ले लेगी। अगर लोन आप भर दोगे पहले तो बैंक का कुछ लेना देना रहेगा नहीं सर। इसको कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी, इसको कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी। इंसॉल्वेंट यानी वो आदमी जिसकी लायबिलिटी अपने असेट से ज्यादा है, जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा है। जरूरी नहीं कि उसने इंसॉल्वेंसी, मैं डूब गया ऐसा चिल्ला है, दैट इज ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जरूरी नहीं उसने इंसॉल्वेंसी का एक्ट कोई कमिट किया हो। जरूरी नहीं कि उसने किसी को बोला हो कि मैं आज पैसे नहीं पे कर सकता, मेरे पास असेट्स नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। जरूरी नहीं कि वो ड्यू डेट पे उसने डेट्स जो ईएमआई है वो ये किया हो, डिफॉल्ट किया, उसने कहीं और उधारी से लेके पैसा भरा हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या ये आदमी की लायबिलिटीज असेट से ज्यादा है, अगर हाँ तो ये इंसॉल्वेंट है। प्राइस मतलब क्या सर? प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। अगर आप एक्सचेंज करते हो, मैं टीवी देता हूं तो स्पीकर दे, तो ये और कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हर चीज सिर्फ प्राइस से डिटरमाइन होगी। प्राइस मतलब सिर्फ मनी, सिर्फ मनी, सिर्फ मनी। नेक्स्ट होता है सर क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन, दैट्स इट सर। आगे चलेंगे सर। सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेचना चाहते हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट या तो आज आप ट्रांसफर कर देते हो, दैट इज सेल, या आप बोलते हो किसी और दिन ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर में, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। तो इस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सेलर या तो आज ट्रांसफर करता है या अग्रीज टू ट्रांसफर करता है कि आगे जाकर ट्रांसफर करूंगा गुड्स की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सर? जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, टू द बायर फॉर अ प्राइस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है ना, एब्सोल्यूट या कंडीशनल दोनों हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या? तू 10 रुपए देना, मैं तुझे गुड्स दे दूंगा, एब्सोल्यूट। कंडीशनल यानी क्या? तू 10 रुपए तो देना ही देना, प्लस जितने में गुड्स दूंगा उसके ऊपर 2% मुझे एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। दिस इज कंडीशनल। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वापस बताना चाहूंगा, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो जाती है सर, किसी फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो जाती है। तो देखिए सेल यानी क्या? आज उसको आप बेच रहे हो, आज ट्रांसफर हो रही है इस गुड्स की प्रॉपर्टी, गुड्स आज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू द बायर। जबकि अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है सर? आप बोलते हो कि मैं ओनरशिप आज नहीं ट्रांसफर करूंगा, इमीडिएटली नहीं, किसी फ्यूचर डेट में करेंगे, किसी फ्यूचर डेट में करेंगे। अब अग्रीमेंट टू सेल किया हमने कि हम 10 मई 24 को गुड्स बेचेंगे, सेल करेंगे। अब जब जिस दिन 10 मई आ जाता है, ये अग्रीमेंट टू सेल अपने आप क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। समझ गए? तो जिस दिन जो कंडीशन, जो टाइम लिखा है, टाइम जिस दिन एक्सपायर हो जाता है, जो कंडीशंस मेंशन करी जब वो फुलफिल हो जाती है अग्रीमेंट टू सेल वाली, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा सर सेल। अब सर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए एसेंशियल एलिमेंट्स है, लीगैलिटी, कंसिडरेशन, ये सब चीजें, वो तो होनी ही चाहिए, वो तो होनी चाहिए। वो छोड़ के भी कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होने चाहिए, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर एंड बायर। एक ही आदमी खुद को कुछ नहीं बेच सकता, डॉक्टर ऑफ म्यूचुअलिटी, अ पर्सन कैन नॉट बी सेलर एंड बायर बोथ। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य, इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर शुड बी गुड्स ओनली। और गुड्स भी कैसे सर? मूवेबल गुड्स। गुड्स एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, आज जन में गुड्स है मेरे पास, गुड्स फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्राइस होना बहुत मैंडेटरी, प्राइस इन मनी, काइंड नहीं चलेगा, एक्सचेंज नहीं चलेगा सर, इट शुड बी इन मनी ओनली। या तो आज पे कर दो, सेल कर दो और पे कर दो, मतलब मैं माल बेचूंगा और पैसे ले लो, या फिर प्रॉमिस यानी क्या? फ्यूचर में माल देना, फ्यूचर में पैसे दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 10,000 की चीज है, तो 8,000 रुपए कैश दूंगा, मतलब पैसे में दूंगा, और 2,000 रुपए के लिए कोई गुड्स दे दूंगा, चलेगा। पार्टली इन का कैश, पार्टली इन काइंड चलेगा। देखिए पार्टली इन मनी, पार्टली इन काइंड चलेगा, पूरा काइंड नहीं चलेगा, पूरा एक्सचेंज नहीं चलेगा। तो आप जब जाते हो दुकान में मोबाइल फोन लेने, तो 10, मान लीजिए आपने 50,000 का फोन लिया, आपने पुराना फोन दिया, तो उसमें वो 8,000 माइनस करके वो बोलता है 42,000 कैश दे दो, तो दिस इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट। आगे 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 पढ़ेंगे सर। आगे लिखता है अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस। मतलब क्या? सिर्फ पैसे लेके काम नहीं चलेगा, आपको गुड्स की प्रॉपर्टी, आपको गुड्स का ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर करना मैंडेटरी है सर, मैंडेटरी है। किसी ने ऑफर करना चाहिए गुड्स बेचने के लिए और किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए इस ऑफर को। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल, मैंने एक्सप्लेन किया, दोनों हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। और बाकी के एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए सर, लीगैलिटी, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, और वो सब टाइम पास चीज है। तो प्लीज ये डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एक बार पढ़ लीजिए, काफी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। सेल में प्रॉपर्टी, गुड्स का ओनरशिप, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ट्रांसफर होता है। सेल जो होता है ना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आज काम खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको नहीं समझ रहा है प्लीज गो टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले चैप्टर्स एंड रिवाइज इट। नेक्स्ट, रेमेडीज। अगर सेल में मान लीजिए कि अगर सेलर बायर को गुड्स डिलीवर नहीं करता है, सेलर बायर से, या फिर बायर पैसे नहीं देता है, तो आप क्या कर सकते हो सर? बायर से पूरा का पूरा प्राइस, जितना का गुड्स है ना, उतना पूरा पैसा आप मांग सकते हो। यू कैन सू द बायर फॉर प्राइस, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी हो गई। अग्रीमेंट टू सेल में अगर मैं बोलता हूं कल के मैं नहीं बेचूंगा, या फिर मैं नहीं खरीदता हूं, या पेमेंट नहीं कर सकता हूं, तो उस केस में सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम करिए सर, पूरी प्राइस कैसे करोगे? अभी तक गुड्स ट्रांसफर कहा हुए है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टीज, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई बायर को,
तो इसलिए ये लायबिलिटी भी बायर की रहेगी, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में तो कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, इसलिए लायबिलिटी सेलर की रहेगी। रिस्क, गुड्स को कुछ भी हुआ इसकी रिस्क किसके ऊपर रहेगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, रिस्क ऑफ लॉस इज ऑलवेज ऑफ बायर। क्यों सर? क्योंकि रिस्क ओनरशिप के पीछे पीछे चलता है, लेकिन इस केस में तो कुछ बेचा ही नहीं, तो रिस्क ऑफ लॉस सेलर का रहेगा। जस्ट इन रेम वर्सेस जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रेम मतलब क्या, एक बार जो आपने गुड्स बाय कर लिए ना, तो दुनिया में आप किसी के ऊपर कोई भी अगर वो गुड्स यूज करने आ जाता है उसके ऊपर केस दाखिल कर सकते हो। कोई भी आ जाता है इस दुनिया में जो बोलता है कि हम इस गुड्स को यूज करेंगे, हम इस गुड्स के बारे में कुछ भी कर सकते हो ना, आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो सर। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ जस्ट इन पर्सोना, मतलब क्या, सिर्फ सेलर अगर बोलेगा मैं नहीं बेचूंगा तो सिर्फ उसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हो, दुनिया को आप कुछ नहीं कर सकते। सेलर ने किसी और को बेचा तो आप उसको नहीं बोल सकते कि मत बेचो, पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। तो जस्ट इन पर्सोना मतलब राइट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट इन रेम मतलब राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट ऑफ रीसेल, भाई गुड्स बायर के है तो सेलर अब इसको रीसेल वापस किसी और को नहीं बेच सकते। यहाँ पे सेलर बेच सकता है किसी और को क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर की है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेलर गुड्स बेचता है बायर को और सेलर हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट इसके लिक्विडेटर को भेजेगा और बोलेगा जाओ सेलर की सारी प्रॉपर्टीज बेच दो। क्या सेलर की प्रॉपर्टीज बेचते वक्त इसमें ये गुड्स जो बेचे वो आएंगे? तो सेल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड्स अब बायर के हो गए सर। तो ऑफिशियल असाइन यानी लिक्विडेटर विल नॉट बी एबल टू टेक कवर ऑफ द गुड्स, गुड्स नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ पे तो गुड्स अभी भी सेलर के ही है, तो ये लिक्विडेटर ये ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है सर, गुड्स के ऊपर कंट्रोल रखे इसको बेच सकता है। अगर बायर की इंसॉल्वेंसी ये खत्म हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे इसका लिक्विडेटर इसके गुड्स को बेच सकता है सर, क्योंकि ये जो गुड्स है बायर के, तो ऑफिशियल असाइनी लिक्विडेटर हैज कंट्रोल ओवर द गुड्स। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो गुड्स इसके है सर, इसलिए ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर के ऊपर, उसके ऊपर लिक्विडेटर का उस गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते सर, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखते हैं सर सेल एंड हायर परचेस, अब ये होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा सर। कभी भी आप मार्केट में कोई भी चीज परचेस करने जाते हो उसको तीन तरीके से खरीदा जाता है। एक सेल, यानी क्या, आप पैसे दो गुड्स ले लो आप घर पे जाके मजे करो। दूसरा फाइनेंस, क्या होता है फाइनेंस, फाइनेंस में आप मिस्टर ए हो तो आप कार लीजिए और इस कार की ओनरशिप आपके नाम पे रहेगी, ठीक है, लेकिन आप पैसा नहीं भर सकते तो आप किसी बैंक को लेके आइए, ये बैंक आपको लोन देगी और आप हमें इस डीलर को, ये सेलर को आप ये पैसे दे देना। अब कार आपकी हो गई, कुछ भी करो कार के साथ आपकी जिम्मेदारी, और बैंक और आपके बीच में फाइनेंस है तो आप बैंक को ईएमआई पे करते रहना, इसको फाइनेंस कहते हैं सर। इसमें आज ही ये गाड़ी जो है ना ए के नाम पे आ चुकी है, बैंक का कोई लेना देना नहीं है, बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक कार को बेच सकता है, लेकिन गाड़ी बैंक के नाम पे नहीं, गाड़ी ए के नाम पे, ये उसको चलाएगा उसके ऊपर मजे करेगा। ईएमआई जिसको आप प्राउडली कहते हो ना, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो ये है फाइनेंस। तीसरा आ जाता है सर हायर परचेस। हायर परचेस में मैं आपको बोलूंगा चलो आप बैंकर को मत लेके आइए, आप मिस्टर ए है, आप ये कार लेना चाहते हो लेके जाइए, गो एंड यूज दिस कार, बट हर महीने मुझे क्या करिए, आप एक इंस्टॉलमेंट दीजिए, पैसे दीजिए हर महीने। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है और आप मान लीजिए 20 महीने के लिए लेके गए, तो 10 लाख डिवाइड बाई 20, जो भी फिगर आएगी महीने की उतनी आप मुझे दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से 50,000 महीना आना चाहिए, दे दीजिए। जैसे ही आप 20th इंस्टॉलमेंट लास्ट महीने का 50,000 का इंस्टॉलमेंट दे देते हो, ये गाड़ी की ओनरशिप गाड़ी की नाम, गाड़ी में आपके नाम पे कर दूंगा। तो सर मतलब ये जब तक यूज कर रहा था इस 20 महीने तक, तब तक ए के नाम पे नहीं थी, नहीं तो किसके नाम पे थी, सेलर के नाम पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए के पास पैसे यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे बैंक को लेके आता है, गाड़ी अपने नाम पे कर लेता है, बैंक से लोन लेके पैसे दे देता है। यहाँ पे हायर परचेसर यानी सेलर बोलता है काम करना, तू गाड़ी लेके जा, तू यूज कर और तू मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट देता रहे। गाड़ी तेरे नाम पे अभी नहीं होगी, कब होगी, जब तू लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, जब तू लास्ट ईएमआई मुझे पे करेगा तब मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा। समझ रहे हो, हायर परचेस मतलब रेंट नहीं। और फाइनेंस और हायर परचेस में ये डिफरेंस होता है कि फाइनेंस में बैंक मदद करेगी, हायर परचेस में सेलर करेगा। फाइनेंस में जिस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हो उसी दिन आपके नाम पे हो जाएगी, बैंक के नाम पे नहीं होगी। हायर परचेस में गाड़ी सेलर के नाम पे ही रहेगी, उस दिन आपको नाम पे होगी जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो चलिए सर देख लेते हैं, अभी यहाँ पे रहेगा, ऊपर का ज्ञान नहीं पढ़ना, सीधा यहाँ से देखिए। सेल के केस में प्रॉपर्टी कब पास होती है सर, जिस दिन आपने उसको ट्रांसफर, जिस दिन आपने सेल किया उस दिन इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। हायर परचेस में लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। पोजीशन ऑफ द पार्टीज, जो बायर है यहाँ पे ओनर रहेगा, यहाँ पे जो सेलर है वही ओनर है, लेकिन हायरर कौन है फिर, हायरर होगा बेली,
सर बेली, अरे बच्चे बेलमेंट में बताया गया है कि अगर कोई बंदा आपके पास कोई गुड्स रख के जाता है और बोलता है कि आप इसको ठीक से यूज कीजिए और जब आपका काम हो जाएगा या तो मुझे रिटर्न कर दीजिए या फिर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, तो उसको आप इसको कहेंगे सर बेलर, इसको कहेंगे बेली, जिसके पास पोजीशन है। हायर परचेस में ये सेलर है और ये बायर है। मुझे बताओ क्या बायर को प्रॉपर्टी दे दी? नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या करी? सिर्फ ट्रांसफर नहीं करी, सिर्फ क्या करी? उसके पोजीशन में दी, बोला यूज करो, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पे करते रहो, जिस दिन पूरा पैसा दे दोगे, भरपाई कर दोगे, आप आपकी गाड़ी आपके नाम पे कर लीजिए। तो इस केस में सर हायरर मतलब आप लोग, बायर कौन है सर? बेली है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरते। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप सेल हो चुका है, आप क्या टर्मिनेट करोगे? कुछ नहीं कर सकते, बायर कैन नॉट टर्मिनेट। यहाँ पे हायरर मतलब आप लोग, अगर आपको चाहता है 10 महीने के बाद नहीं यूज करनी तो आप गाड़ी वापस दे दो। थोड़ी ना आपने किसी से फाइनेंस लेके रखा है, 20 महीने तक इंस्टॉलमेंट भरो, गाड़ी आपकी, 20 महीने से पहले नहीं चाहिए तो रिटर्न कर दो। तो अगर हायरर मतलब बायर अगर चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा, गुड्स को रिटर्न कर देगा सर, और बाकी की इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा। अगर बायर यानी आप लोग इंसॉल्वेंट हो गए, आप अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकते, तो बेसिक है सर सेल में तो ये प्रॉपर्टी आपकी है, गुड्स तो आपके हैं, तो सेलर जो रहेगा, अगर बायर है, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो परचेस सेल के केस में क्या होगा? क्या होगा बताइए? यहाँ पे उल्टा लिखा है सर, यहाँ पे उल्टा लिखा है, पहले आपको हायर परचेस वाला बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, जो ओनर है हायर परचेस वाला है, अगर बायर मतलब आप लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका लेना देना है ना, ये गाड़ी तो मैंने आपके नाम पे अभी तक करी नहीं, समझ गए? तो ओनर है ना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी आपकी इंसॉल्वेंसी में, और अगर आप पैसे नहीं भर सकते हो तो उसके पास पूर्ण अधिकार है उसके गुड्स वापस लेने का। लेकिन सर ये वाला पॉइंट फिलहाल के लिए रहने दीजिए, ये वाला पॉइंट फिलहाल के लिए रहने दीजिए, ये गलत लिखा है, नहीं उल्टा लिखा है ये, ठीक है चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए बायर जो है ना इंसॉल्वेंट हो गया, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है दोस्तों, तो इसका लिक्विडेटर इसके गुड्स बेच कर सकता है, सेल कर सकता है, और इसके गुड्स में तो ये वाले गुड्स भी आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए बायर इंसॉल्वेंट हो गया और जो सेलर है उसको भी पैसे नहीं पे कर पा रहा है, तो रिस्क किसके ऊपर है ये बताइए, बायर या सेलर? अब सेलर क्या कर सकता है? गुड्स थोड़ी वापस ले सकता है क्योंकि गुड्स तो बायर के हो गए, तो इस केस में रिस्क रहेगी सेलर की, ऐसा उल्टा कहना चाहता है। सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर, जी बिल्कुल, बायर अपना टाइटल अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है अपने से अपने बायर को। यहाँ पे हायरर तब तक नहीं कर सकता जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते। यहाँ पे सर रीसेल मतलब ये गुड्स तो आपके, बायर चाहे तो रीसेल करे, जला दे, जो करना है करे, यहाँ पे आप नहीं कर सकते जब तक आप पूरे इंस्टॉलमेंट भर के आपके नाम पे वो नहीं कर लेते। अगेन सर सेल वर्सेस बेलमेंट काफी इजी है सर, काफी इजी है, हमने बेलमेंट बहुत डिटेल में किया है, सेल वर्सेस बेलमेंट। प्लीज जिसको डिफिकल्टी है प्लीज देख लीजिए एक बार वापस, और बहुत इजी है ये। आगे सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल में क्या होता है सर, आप किसी को कुछ गुड्स आप किसी से खरीदते हो और उसको पैसा दे देते हो, गुड्स आर सोल्ड एंड फॉर अ प्राइस। आप उल्टी केस है, आप अपना जो शर्ट है लेके चले गए किसी टेलर के पास और उसको बोला यार इसको ना स्टिच करके मुझे वापस दे दे, तो आपने उसको उससे क्या गुड्स खरीदे? नहीं, उससे क्या ली? वर्क, उसका लेबर खरीदा, पैसे दिए उसको, लेकिन किसके दिए? शर्ट के दिए? नहीं, लेबर के, उसके काम के दिए। तो जब गुड्स नहीं सेल करते ना आप क्या करते हो? कुछ वर्क ऑफ लेबर खरीदते हो, तो उस केस में सर हम कहेंगे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी हम आगे चलेंगे, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे समझ कैसे आ गई, किधर गया मालिक, ठीक है इधर ही था, सॉरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाता है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाता है? पहली चीज ऑफर दीजिए कि मैं सेल करना चाहता हूं, या फिर ऑफर दीजिए कि मैं बाय करना चाहता हूं, और सामने वाला इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर अब देखिए, या तो आप अभी डिलीवरी कर दीजिए गुड्स का, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया, या फिर आप इमीडिएट प्राइस पे करिए, पैसे आज ही दीजिए, लेकिन डिलीवरी आप फ्यूचर डेट में लीजिए गुड्स की, चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर सर गुड्स भी अभी डिलीवर कर देता हूं, पैसे भी अभी दे दीजिए, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, चलेगा सर, ये पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये बंगार सवाल है, बंगार कॉन्सेप्ट है। दूसरा, या तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी जो है ना, डिलीवरी और पेमेंट, या इसमें से कुछ एक अभी दे दीजिए और बाकी का इंस्टॉलमेंट में देता हूं पेमेंट,
या फिर दोनों क्या करो, इंस्टॉलमेंट में दो। इस महीने 10 किलो का पैसा दो, 10 किलो भेजवा देता हूँ, अगले महीने 5 किलो को दो, 5 किलो भिजवा देता हूँ। या फिर सर डिलीवरी और पेमेंट दोनों की दोनों चीजें हम पेमेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, सॉरी दोनों फ्यूचर में हम कर सकते हैं। कितना आसान, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन उद्देश्य, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए सर, गुड्स। या तो वो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, या वो फ्यूचर हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं कंटिंजेंट। तो देखिए सबसे पहला, गुड्स जो सब्जेक्ट मैटर बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या फिर फ्यूचर हो सकते हैं। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स डिपेंड करता है ऑन द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। मतलब क्या सर, कंटिंजेंट गुड्स भी इसमें आ जाएंगे। तीसरा, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर द सेलर पर्पस टू इफेक्ट द प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, सच कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल। मतलब क्या सर, ये फ्यूचर गुड्स की बात कर रहे हैं कि हम आज एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं फॉर फ्यूचर गुड्स, ये भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हाँ पेरिश होना, पेरिश का मतलब होता है अगर कोई अच्छी चीज है तो वो एक्सपायर हो जाना, खराब हो जाना। दूसरा, कोई ड्यूरेबल चीज है तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाना। जैसे मैं यूज कर रहा हूं, मान लीजिए कोई लैपटॉप एग्जांपल जिसका प्रोसेसर है i5, ठीक है, मार्केट में न्यूज है ये कि 3 दिनों बाद नया लैपटॉप आने वाला है विद i6 या i7, जिससे क्या होगा, ये लैपटॉप की प्राइस है सीधा 70% से गिर जाए। तो लैपटॉप खराब नहीं हुआ सर, लैपटॉप की मार्केट वैल्यू इतनी गिर गई कि इसको हम बोलेंगे ये पेरिश हो चुका, खराब हो चुका। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कोई गुड्स पेरिश हो जाते, खराब हो जाते हैं, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इस दिन कर रहे हो आप, इसके पहले ही गुड्स पेरिश हो चुके हैं, इसके पहले ही गुड्स पेरिश हो चुके, खराब हो चुके हैं, और सेलर को इसका कोई आइडिया नहीं, सेलर को पता ही नहीं है ये चीज, सेलर जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा, सेलर को पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है। तो इस केस में बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा सर। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अगर विदाउट नॉलेज, सेलर को पता ही नहीं ऐसा चीज हुई है, और गुड कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गुड्स पेरिश हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर, अग्रीमेंट टू सेल किया है कि भाई आज से हम 10 मई 24 को गुड्स बेचेंगे एक दूसरे को, 1 मई को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल तो कर रखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाकी, इसके बीच में गुड्स पेरिश हो गए, गुड्स डैमेज हो गए, तो ये भी सर वॉइड होगा। लेकिन जरूर इसमें एक चीज याद रखना सर, कि इसमें ना ना सेलर ना बायर किसी का भी गलती, किसी का फॉल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से गुड्स खराब हुई, नहीं, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जब अग्रीमेंट टू सेल है और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, गुड्स किसी का फॉल्ट नहीं है, ना बायर का ना सेलर का, गुड्स पेरिश हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इस केस में सर हम कहेंगे अग्रीमेंट वॉइड है। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स मतलब क्या, कुछ इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, देखा है हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सर, अगर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कोई भी फ्यूचर गुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट, तो तीनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइड हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का, और कुछ जीवन में होता नहीं। नेक्स्ट, प्राइस, प्राइस को कैसे डिसाइड करना है, असर्टेनमेंट। पहली चीज, प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर गुड्स, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो इतना रुपए फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, हमारा कोई फ्लैट हम बेचना चाहते हैं, जबकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में फ्लैट आएगा नहीं क्योंकि वही मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एग्जांपल के लिए फ्लैट बेचना चाहता हूँ, तो फ्लैट कितने का बिकेगा पता नहीं, तो एक काम करते हैं, किसी वैल्यूअर को बुलाते हैं, ऐसा आदमी जो इसमें एक्सपर्ट है, वो आएगा, फ्लैट को देखेगा, कैलकुलेट करेगा, फॉर्मूलेज लगाएगा, बोलेगा कि ये फ्लैट की इतनी वैल्यू है। तो अगर कोई वैल्यूअर को डिसाइड करना चाहते हो तो अग्री टू बी मैनर या डिटरमाइंड बाय द कोर्स इन डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, मतलब क्या, देख भाई हमारे बीच में 100 किलो एप्पल्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस महीने 10 किलो भेजूंगा, फोन करूंगा, देख भाई ये जो है ना सुपीरियर क्वालिटी के 20 रुपए प्रति किलो से बेचा हूं, तो तुम मुझे 200 रुपए दे दो। अगले महीने मैंने 20 किलो भेजा, फोन करके बोला ये इंफीरियर क्वालिटी का है, 15 रुपए से, तो आप मुझे कितना देना, फिर 2 5 10, 2 1 2, 300 रुपए दे देना। समझ रहे हो बेसिकली क्या है, तो कोर्स ऑफ डीलिंग्स में हम डिसाइड कर सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, मतलब अगर आप कोई थर्ड पार्टी, कोई वैल्यूअर बुलाना चाहते हो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। पहली चीज, पहली चीज किधर गया, देखिए, अगर वैल्यूअर आता है वैल्यूएशन करने के लिए लेकिन कर नहीं पाता है, ऐसा क्यों सर, उसको कोई रोकेगा, नहीं 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 नहीं, सब अच्छा है, वो आता है चेक करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्यों, क्योंकि गुड्स कुछ बहुत स्पेशल नेचर के हैं, इतने स्पेशल नेचर के हैं कि उसके एक्सपर्टीज के बियॉन्ड है ये गुड्स करना, वैल्यू, तो
क्योंकि वो वैल्यू नहीं कर पा रहा है और उसको हमने रोका वोका नहीं है, उसको सब करने दिया, लेकिन वो बोलता है सर इतने स्पेशल नेचर के गुड्स है कि इसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में सर प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा, इसलिए अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। अगर थर्ड पार्टी यानी वैल्यूअर आ रहा है और कोई कोई भी डिफॉल्टिंग पार्टी, मान लीजिए बायर, मान लीजिए सेलर, क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसके ऊपर कुत्ते छोड़ देता है, उसको नई वैल्यूएशन करने देता है, तो इस केस में आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे अदर पार्टी को जिसकी गलती नहीं थी। तीसरा, अगर बायर को गुड्स मिले हैं और उसने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी इन एनी केस। आप बोलोगे सर ऐसा, अरे ऐसा क्यों, मतलब तूने रिसीव किया तो तूने रिटर्न कर देने चाहिए, तूने अप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। एंड विद दिस सर वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर यूनिट 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। थैंक यू।